नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे एक गपशप की। आप बोलेंगे ये गपशप क्या है, तो मैं आपको बता दूं, देश के एक जाने माने पत्रकार हैं हरिशंकर जी व्यास। वे प्रति शनिवार को एक गपशप कॉलम लिखते हैं। लेकिन मैं बता दूं, बेशक कॉलम का नाम गपशप है, लेकिन उनकी कई बातें, इस कॉलम में लिखी गई कई बातें बड़ी सटीक बैठती हैं और वे गपशप के नाम से तमाम गंभीर बातों को अपने पाठकों के सामने रखते हैं। मैं आपको बता दूं कि हरिशंकर जी जो व्यास है, वो एक बहुत ही शानदार समाचार पत्र निकालते हैं जिसका नाम है नया इंडिया। ये मेरे हाथ में है नया इंडिया। आज शनिवार का दिन है और नया इंडिया में आज शनिवार को एक उनका आता है फुर्सत, और लास्ट पेज पे यदि आप जाएंगे तो लास्ट पेज पे उनका कॉलम रहता है गपशप। और इसी गपशप में वे पिछले तीन सप्ताह से एक टैली छाप रहे हैं। हर शनिवार को एक टैली छपती है और ये टैली है कि इस समय पूरे जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो किस राज्य में किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान है, ये टैली लगातार छाप रहे हैं। आज शनिवार है, आज भी ये समाचार पत्र आया है, मेरे घर पहुंचा है। इसमें आज भी सबसे अंतिम पृष्ठ पर यह टैली छपी है। हम इस टैली की बात करेंगे, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, इस कॉलम का नाम गपशप है, तो आप बेशक इसे गपशप माने या इसको हकीकत माने, ये आपके ऊपर है। मैं सिर्फ आपके सामान्य ज्ञान के लिए कि आज हरिशंकर जी व्यास की टैली में क्या निकल कर आया है, ये अपने दर्शकों से शेयर कर रहा हूं। मैं इसके लिए पूरा क्रेडिट हरिशंकर जी व्यास और उनके समाचार पत्र नया इंडिया को देना चाहूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने दर्शकों को बताने के लिए इस पर एक समाचार बना रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि इस बार उन्होंने टैली के ऊपर एक समीक्षा लिखते हैं, उसमें उन्होंने लिखा है कि मतदाता के बेमन से वोट से घबराहट, मतदाता के बेमन वोट से घबराहट। हर सप्ताह हर दिन अब नरेंद्र मोदी के चौंकाते भाषण हैं। अब की बार 400 पार के जुमले से महिलाओं के मंगलसूत्र छीने जाने, फिर पाकिस्तान और राहुल गांधी के साथ पाकिस्तान को जोड़ते जोड़ते नरेंद्र मोदी इस सप्ताह अंबानी अडानी से राहुल को जोड़ बैठे। निश्चित ही ये मतदाताओं की लगातार बेरुखी से बढ़ता पैनिक है, यानी कहीं ना कहीं घबराहट है। यदि नरेंद्र मोदी की घबराहट भावभंगना को पैमाना माने तो अनुमान टेबल में, जो टेबल उन्होंने आज दी है, मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं, टेबल में भाजपा का तब क्या बनेगा। भाजपा का हर नैरेटिव फेल होता जा रहा है, फेल हो गया है। मंगलवार को तीसरे चरण के मतदान में मतदाताओं की जो बेरुखी वापस जाहिर हुई। इस सप्ताह की टेबल में महाराष्ट्र को लेकर कुछ चेंज है। जो उन्होंने पिछले सप्ताह टेबल दिखाई थी और इस सप्ताह जो टेबल आई है उसमें महाराष्ट्र में कुछ सीटों में अंतर आया है, बाकी वो जस की तस है। महाराष्ट्र की में चेंज है, बाकी यथास्थिति है। इस सप्ताह के अनुसार आप सोचिए, सभी राज्यों का विश्लेषण मैं अभी आपको बताने वाला हूं। जो उन्होंने लिखा है कि 2019 में किस राज्य में किसको कितनी सीटें मिली थी और तीसरे चरण के मतदान के बाद अब किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान है, ये अनुमान है और वो टैली में आपको बताऊंगा। लेकिन उनका ये कहना है कि अब नरेंद्र मोदी और एनडीए दोनों को मिला लें, यानी भाजपा और भाजपा के समर्थित दल दोनों को मिला लें तो 266 से ज्यादा सीटें नहीं मिल रही हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हरिशंकर जी व्यास का जो टैली है वो है, और राज्यवार में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और उनके सहयोगी संगठन एवं वो विपक्षी दल जो बीजेपी के साथ नहीं आए हैं, यदि उनकी टैली देखी जाए तो वो 274 पर पहुंच रही है। यानी अभी एनडीए लगभग 2 पे आ गया है और अब आगे चल रहा है विपक्षी इंडिया गठबंधन और विपक्षी दल। अब मैं आपको राज्य वार बात करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा जो राज्य है, सूबा है, वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। 2019 में 62 सीटें बीजेपी और उनके गठबंधन को मिली थी। इस बार जो हरिशंकर जी व्यास का अनुमान है वो 57 सीटें मिलने का अनुमान है। मैं आपको बता दूं, और इसमें 23 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं।
उत्तर प्रदेश पर एक बड़ी एक ब्रेकिंग कह सकते हो आप कि लगभग 5 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को होता दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। इस गपशप, मैं फिर से बोल रहा हूं, इस गपशप टैली के अनुसार जो हरिशंकर जी व्यास का कॉलम है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, 23 सीटें पिछली बार एनडीए को मिली थी, इस बार केवल 17। यहां भी 5 सीटों का नुकसान है, केवल 17 सीटें, जिसमें 15 सीटें बीजेपी और 2 अन्य को मिलने का अनुमान है, जबकि 31 सीटें ये एनडीए गठबंधन और विपक्षी दलों को मिल सकती हैं। आंध्र प्रदेश की हम बात कर लें, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं। 2019 में भाजपा का खाता नहीं खुला था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी संगठन जो टीडीपी है, यदि उसको मिला लें तो करीब 14 सीटें प्लस हो रही हैं। इसमें बीजेपी का कोई फायदा नहीं है। आंध्रा में एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिल रही है, लेकिन 14 सीटें टीडीपी जो है वो लेके आ रही है। और चूंकि टीडीपी अब एनडीए में आ गई है, तो ये सीटें एनडीए के खाते में मानी जाएंगी। तो एनडीए को एक बड़ा फायदा, 14 सीटों का फायदा आंध्र प्रदेश में हो रहा है। आंध्र प्रदेश की 6 सीटें विपक्षी दलों को जाती दिख रही हैं। हम पश्चिम बंगाल की बात कर ले, 42 सीटें कुल हैं पश्चिम बंगाल में। पिछली बार 2019 में 18 सीटें बीजेपी एनडीए को मिली थी, इस बार बड़ा नुकसान, 8 सीटें पश्चिम बंगाल में कम हो रही हैं और 32 सीटें इंडिया गठबंधन और विपक्षी दल को मिल रही हैं। बिहार में 40 सीटें हैं, 40 में से पिछली बार 17 सीटें एनडीए को मिली थी। इस बार चूंकि नीतीश कुमार इस समय एनडीए में आ गए हैं, तो यहां भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सीटें अब 17 से बढ़कर 23 हो जाएंगी और 13 सीटें विपक्ष को मिलती दिखाई दे रही हैं। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, पिछली बार खाता नहीं खुला था, इस बार भी एनडीए बीजेपी का कोई खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। पूरी सीटें विपक्ष को जाती दिख रही हैं। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, पिछली बार यानी कि 2019 में 28 बीजेपी एनडीए को मिली थी, इस बार 25 मिलने की उम्मीद है। 4 सीटें विपक्ष को जाती दिख रही हैं। कर्नाटक की हम बात कर लें, कर्नाटक में 28 सीटें हैं, 25 सीटें पिछली बार कर्नाटक में बीजेपी एनडीए को मिली थी, इस बार बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कर्नाटक में। कुल 13 सीटें बीजेपी और एनडीए गठबंधन को मिलती दिख रही हैं, जबकि 15 सीटें विपक्ष को जाती दिख रही हैं। गुजरात में 26 सीटें हैं, पिछली बार भी 26 मिली थी, इस बार भी 26 मिलेगी, वहां विपक्ष के लिए कोई भी स्थान नहीं है। और राजस्थान में 25 सीटें हैं, आपको मालूम है 25 में से पिछली बार 24 सीटें बीजेपी को मिली थी, इस बार 21 सीटें बीजेपी को और 4 सीटें विपक्ष को जाती दिख रही हैं। उड़ीसा की हम बात करें, 21 सीटें उड़ीसा में हैं, पहले 8 सीटें बीजेपी एनडीए को मिली थी, इस बार 2 सीटों का नुकसान होकर 6 सीटें मिलेंगी, जबकि 13 सीटें विपक्ष को जाती दिख रही हैं। केरल की बात करें, 20 सीटें केरल में हैं, पिछली बार भी बीजेपी का खाता नहीं खुला, एनडीए का खाता नहीं खुला, इस बार भी नहीं खुलेगा, पूरी 20 सीटें विपक्ष को जाती दिख रही हैं। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, 17 में से 3 सीटें पिछली बार 2019 में बीजेपी एनडीए को मिली थी, इस बार तेलंगाना में 2 ही सीट मिलेंगी, 1 सीट का नुकसान है, जबकि 15 सीटें विपक्ष को जाती दिख रही हैं। आसाम की बात करें, 14 सीटें आसाम में हैं, पिछली बार 2019 में 9 सीटें मिली थी बीजेपी एनडीए को, इस बार भी 9 सीटें पूरी मिलने की संभावना है और 5 विपक्ष के खाते में जा सकती हैं। यानी आसाम जैसा पहले था वैसे ही अब रहने वाला है। झारखंड की बात कर लेते हैं, 14 सीटें झारखंड में हैं, पिछली बार 2019 में 11 सीटें बीजेपी एनडीए को मिली थी, इस बार यहां भी 3 सीटों का नुकसान हो रहा है। 8 सीटें इस बार बीजेपी एनडीए को मिल सकती हैं और 6 सीटें विपक्ष को जा सकती हैं। पंजाब में 13 सीटें हैं, आज आपने सुना होगा भगवंत सिंह मान ने आज दिल्ली में दावा किया है कि वे 13 की 13 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन इस टैली के अनुसार पिछली बार 2 सीटें बीजेपी को मिली थी और इस बार बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है, पूरी 13 सीटें विपक्ष को जाती दिख रही हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, पिछली बार 9 सीटें बीजेपी और गठबंधन को मिली थी, इस बार भी 9 की 9 मिलेंगी और 2 सीटें विपक्ष को जाएंगी, यानी कि छत्तीसगढ़ में यथास्थिति बताई जा रही है। जैसा कि हमने बताया कि आसाम की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। हरियाणा की 10 सीटें हैं और 10 की 10 सीट पे बीजेपी एनडीए काबिज है, यहां बड़ा नुकसान हो रहा है। कुल 5 सीटें बीजेपी एनडीए को मिल सकती हैं और 5 सीटें विपक्ष को जा सकती हैं। दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 पर बीजेपी का कब्जा है,
लेकिन इस चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान है। 4 सीट पे जीत सकती है, 3 पर हार सकती है इस टैली के अनुसार। जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं। पिछली बार 2 सीटें बीजेपी ने जीती थी, इस बार बीजेपी के खाते में केवल 1 आती दिख रही है। 4 सीटें विपक्ष के खाते में जाती दिख रही हैं। लद्दाख में 1 सीट है, पहले भी बीजेपी के पास 1 सीट थी, लेकिन इस बार लद्दाख की सीट छिन सकती है, विपक्ष में जा सकती है। आपको मालूम है कि लद्दाख में जिस तरह आंदोलन चल रहा है, उसे लेकर वहां जनता में नाराजगी है बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी उस आंदोलन को नहीं संभाल पाई है। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 5 बीजेपी के पास थी, पर इस बार 1 सीट छिन सकती है। 4 सीटें बीजेपी एनडीए को मिल सकती हैं। हिमाचल में 4 सीटें थी, 4 सीटों पर ही बीजेपी का कब्जा था। इस बार भी ऐसा लग रहा है कि 3 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 1 यहां भी नुकसान हो रहा है बीजेपी का। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, दोनों पर बीजेपी का कब्जा है, और इस चुनाव में भी ऐसा लग रहा है कि दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा बरकरार रह सकता है। गोवा की बात करें, 2 सीटें गोवा में हैं, दोनों पर बीजेपी का कब्जा था। इस बार 1 बीजेपी को और 1 विपक्ष को मिल सकती है। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, दोनों पर बीजेपी का कब्जा है। इस बार 1-1 यानी कि 1 बीजेपी एनडीए और 1 विपक्ष को जा सकती है। मणिपुर में 2 सीटें हैं, बीजेपी के पास 1 भी सीट नहीं थी। इस बार भी बीजेपी को कुछ वहां उम्मीद नहीं है, यानी कि शून्य अंडा है बीजेपी के पास। मेघालय में 2 सीटें हैं, इस बार बीजेपी के पास 1 भी सीट नहीं थी, लेकिन इस बार मेघालय में 1 सीट बीजेपी जीत सकती है प्लस, और 1 सीट विपक्ष में जा सकती है। बीजेपी का मेरा मतलब एनडीए से है, बीजेपी और उनके सहयोगी दल से है। अंडमान में 1 सीट थी, बीजेपी नहीं थी वहां, लेकिन इस बार अंडमान की सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। चंडीगढ़ में 1 सीट बीजेपी के खाते में पहले भी थी, लेकिन इस बार वो विपक्ष में जाती दिख रही है। दमन और दीप में 1 सीट थी, बीजेपी का कब्जा था, अगली बार भी बीजेपी का ही कब्जा दिख रहा है। यहां भी दादर नगर हवेली में 1 सीट थी, 1 सीट पे बीजेपी का था, अभी भी बीजेपी वहां पर प्लस है, यानी कि बीजेपी के खाते में रहेगी। दादर और नागर हवेली 1 सीट थी, बीजेपी का कब्जा था, उन्हीं के खाते में जाती दिख रही है। नागालैंड में भी 1 सीट है, लेकिन बीजेपी के खाते में पहले भी नहीं थी, इस बार भी आने की कोई उम्मीद नहीं है। पांडिचेरी में 1 सीट है, और पहले भी उनके पास नहीं थी, इस बार भी उनके पास आने की संभावना नहीं है, बीजेपी के विपक्ष के खाते में जाती दिख रही है। मिजोरम में 1 सीट है, वो भी बीजेपी के खाते में नहीं थी, इस बार भी विपक्ष के खाते में जाती दिख रही है। लक्षद्वीप में भी 1 सीट है, बीजेपी का कब्जा नहीं था, अब भी नहीं होगा, ये भी विपक्ष के खाते में जाती दिख रही है। और अंतिम सिक्किम में भी 1 सीट है, पिछली बार बीजेपी ने नहीं जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी यानी एनडीए ये सीट निकाल सकता है। तो आज मैंने राज्यभर पूरा श्री हरिशंकर जी, जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, व्यास जी, हरिशंकर जी व्यास, उनके गपशप कॉलम से ये पूरा की पूरा टैली उठाया है। आपकी जानकारी में मैं ये लेकर आया हूं। हम ये कोई फाइनल आंकड़े नहीं है, ये कोई अनुमान नहीं है, ये केवल गपशप कॉलम है। और इस कॉलम की मैंने पहले भी बताया कि उनके गपशप कॉलम में कई बातें बड़ी सटीक होती हैं, जो तीर निशाने पर लगता है। हम ये नहीं कह सकते कि सही होगा या गलत होगा, लेकिन आज हरिशंकर जी व्यास ने जो संकेत दिए हैं, उसके अनुसार बीजेपी और एनडीए 266 पे आके अटक रही है। कल हमने बताया था कि एनडीटीवी खबर चला रहा है, फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार कि 300 सीटें नहीं मिल रही बीजेपी को, और ये भी लगभग यही कह रहे हैं कि 266 पे बीजेपी अटक रही है, और 274 सीटें विपक्ष को मिलती दिख रही हैं। और आप जानते हैं कि अभी 4 चरण का मतदान बाकी है, 4था चरण 13 तारीख को होना है। इस चरण के बाद ये टैली बदलेगी, और जब बदलेगी तो फिर मैं आपके पास आऊंगा, जो जानकारी होंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ अनुमान है, इसे किसी प्रकार का कोई सर्वे या किसी प्रकार का कोई वैज्ञानिक आधार पर मैंने नहीं कहा है। हरिशंकर जी व्यास पूरे देश भर में कई राज्यों में इस समय घूम रहे हैं, और उनका जो अनुमान है, उन्होंने जो अनुमान अपने अखबार में लगाया है, वो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और उन्होंने अपने अनुमान पर भी ऊपर लिख दिया है गपशप, मैं भी लिख रहा हूं गपशप। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।